हाँ जी एवरीबॉडी, वेरी 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 वार्म वेलकम। क्या बात है, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू। एंड चलो भाई, आज हमने बेस थ्योरम को डिकोड करना है। सर्दियां हो गई हैं तो फिर आज हमने जैकेट पहन ही ली। मैंने कहा चलो बाकी चीज़ें साइड पे, ठंड से बचना ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट अस स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द टॉपिक। हमें पता है कि ये प्रोबेबिलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि स्कूल में भी आता है और कॉम्पिटिशन में भी आता है, और कहीं ना कहीं फॉर्मूला फिर भी हमें याद होता है बट आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यार ये बेस थ्योरम का सवाल है। तो आज देखो, आज हम आइडेंटिफाई करना भी सीख जाएंगे और फॉर्मूला लगाना तो आपको आता ही है, उसको भी और आसान बना देंगे कि याद कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ। बेटा, आई एम अरविंद कालिया सर एंड 10+ years of experience, 600+ सेलेक्शन सो फार इन IIT, जिसको हमने कंट्रीब्यूट किया कोशिश करके बच्चों को पहुंचाया JEE एडवांस क्लियर करवा के। एंड प्रेजेंटली HOD मैथ्स एट वेदांतु, एंड आई हैव बीन अवॉर्डेड विद द बेस्ट टीचर अवार्ड एट नेशनल TCON 2 years back to back. So this is little introduction of myself, and yes, of course, I have attended national level camp 2 times, which was held by National Board of Higher Mathematics. इस कैंप में करीबन 50 to 60 कैंडिडेट्स गेट सेलेक्टेड ऑल ओवर इंडिया। तो ये हमने कैंप 2 बार लगाया। तो ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए कि थोड़ा बहुत मैथ से हमें प्यार है, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स, जैसा कि मैं कहता हूँ, शौक हमें क्या है? गाना गुनगुनाने का शौक है, डांस करने का शौक है, बच्चों से बातें करके प्यार की और ज्ञान की बातें करके बहुत मज़ा आता है, और दोस्तों से गप्पे मार के तो भैया मज़ा ही आ जाता है। तो ये हमारे कुछ शौक है। और अब जैसा कि मैं कहता हूं भैया, कुछ मिस ना हो जाए, सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट मैं जो भी आपके लिए लेके आता हूं आप कुछ मिस ना करें उसमें से। वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और बेल आइकन ज़रूर दबा देना सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम। ओके, एंड नाउ सीधे टॉपिक पे आते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आज के हाइलाइट्स, कुछ ऐसे सवाल जो शायद आपको पहले तंग करते होंगे, आज के बाद नहीं करेंगे, आप मज़े से कर देंगे। और जो बच्चे स्कूल के लिए देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। एनी हाउ, बेस थ्योरम का स्कूल और कंपटीशन में टाइप ऑफ क्वेश्चन का फर्क बिल्कुल नहीं होता। टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम होता है, थोड़ा लेवल का फर्क पड़ जाता है। स्कूल में थोड़ा इजी पूछ लेते हैं, कंपटीशन में थोड़ा सा ज़्यादा कंफ्यूजिंग पूछ लेते हैं। बट यस, ये दोनों के काम का है, क्योंकि मैं JEE तक लेके जाऊंगा तो स्कूल वाले बच्चे भी सीख सकते हैं, तो वो भी बने रह सकते हैं, और जो JEE वाले बच्चे हैं वो तो फिर है ही, उनके लिए ही तो है, राइट। एंड यस, थोड़े बहुत पहले हाइलाइट्स। ये एक सवाल मैं अभी नहीं बताऊंगा कि ये कैसे होना है, किस चीज़ से होना है, क्या ये बेस थ्योरम का है या नहीं है, कुछ नहीं, बट एक बता रहा हूं कि आज ये सवाल हम करेंगे और मज़े से कर देंगे। अ पर्सन गोज टू ऑफिस आइदर बाय कार, स्कूटर, बस और ट्रेन। प्रोबेबिलिटी ऑफ विच बीइंग this probability that he reaches office in time if he takes car, scooter, bus or train is this respectively. Find the probability that he reaches office in time. तो मुश्किल है या आसान मैं नहीं कहूंगा, बट आज मजे से कर देंगे, आप कर देंगे। दूसरा सवाल, there are 10 coins out of which 9 are normal and 1 is double headed. A coin is chosen randomly and tossed 5 times. It showed heads each time. What is the probability that coin is double-headed? ये आज आप प्यार से कर देंगे। Box 1 contain 5 white and 2 black balls, while box 2 contain this and this. A ball is randomly drawn from box 1 and is shifted to box 2. अच्छा, एक बॉल शिफ्ट कर दी, कौन सी पता नहीं। नाउ अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2। अच्छा, अब इसके बाद बॉक्स 2 से बॉल निकाली गई एंड इज फाउंड टू बी ब्लैक। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाइट बॉल वाज शिफ्टेड। उस तेरी, अच्छा चलो देखते हैं। आज सेशन के एंड तक ये सवाल आप मजे से कर देंगे, देखते ही बोलेंगे कि ये ऐसे होना है। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं आज की, जो आज सेशन के एंड तक आप आराम से कर पाएंगे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी टेल यू, जिन्होंने अभी तक ये सेशन नहीं देखा, अगर आप 2021 के लिए अपीयर होने वाले और आपने ये सेशन नहीं देखा है, भैया ज़रूर देख लो। इसमें बहुत बड़े अनाउंसमेंट और सरप्राइज मैंने दिए हैं,
और इस सरप्राइज के जो अभी तक के सबसे आगे के बच्चे हैं वो मैं अपने अगले वन शॉट में, जो कि लिमिट्स का वन शॉट है, उसमें अनाउंस करने वाला हूं। तो वो बच्चे उसमें ज़रूर आ जाना जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं बेटा, भैया सेशन देखो, एक बहुत बड़ा काम चल रहा है जिसमें कि बहुत बच्चे जुड़ चुके हैं। सो फार 790 के आसपास बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आप पीछे रह गए हो, बी अ पार्ट ऑफ दिस थिंग और आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। कुछ बच्चों ने मुझे ये पूछा कमेंट में, सर ये फुल प्रूफ क्यों लिखा है? फुल प्रूफ नहीं होना चाहिए। नहीं बेटा, करेक्ट फेज फुल प्रूफ ही होता है। ओके, जैसे वाटर प्रूफ होता है ऐसे ही फुल प्रूफ, यानी कि इसमें कोई भी फुलिशनेस का स्कोप नहीं है। तो वर्ड फुल प्रूफ ही होता है, फुल प्रूफ कुछ नहीं होता, ठीक है। जस्ट क्लैरिफाइंग को एक बच्चे ने पूछा था कमेंट में, सर ये फुल नहीं होना चाहिए। मैंने कहा शेरा क्या कर रहे हो, आज की जनता कहाँ पहुँच गई है। हम तो बूढ़े हो गए, हमको फिर भी पता ही ये है। तुम तो आजकल की जनता हो यार, तुमको पता ही होना चाहिए। ओके, सो ये ज़रूर देख लो अगर अभी तक नहीं देखा है। एंड स्ट्रेट अवे स्टार्टिंग विद द टॉपिक। देखो, बेस थ्योरम समझने के लिए सबसे पहले टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आगे जाके बेस थ्योरम के सवाल बनते हैं। तो जिसको तो पता है वेरी गुड, जिसको नहीं पता है हम हल्का सा पढ़ाएंगे पहले। देखो भाई, यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाना है। डीकोडेड का पर्पज ही ये है कि आज के बाद ये टॉपिक आपको तंग ना करे। आपने इसको डीकोड कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। तो देखो, टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ कब लगता है पहले वो देखते हैं, फिर कैसे लगता है फिर वो देखते हैं। अगर आपका एक आउटकम है, लेट द आउटकम बी से ए, जो कि 2 या 3 रास्तों से आ सकता है। मान लो पहला रास्ता ये था, दूसरा रास्ता ये था और तीसरा रास्ता ये था। जैसे कि 3 बॉक्सेस हैं, इसमें कुछ रेड और ब्लैक बॉल है, इसमें कुछ रेड और ब्लैक बॉल है, इसमें कुछ रेड और ब्लैक बॉल है। आपने ऐसे बॉल उठाया, भैया क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक हो? तो आपका जो आउटकम है कि ब्लैक बॉल आए, वो 3 रास्तों से आ सकती है, या तो पहले बैग से, या दूसरे बैग से, या तीसरे बैग से। सो ये मेरा मतलब है कि अगर एक आउटकम है जो कि 2 या 3 रास्तों से आ सकती है और आपको इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है या निकालनी है, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है? जस्ट अ मिनट, ये फायर सिग्नल क्यों बज रहा है बेटा? लेट मी जस्ट चेक, भैया कुछ नुकसान ना हो जाए, 1 मिनट होल्ड करिए जरा। अच्छा, शांत हो गया। मैंने कहा भैया ऐसा ना हो पढ़ाते पढ़ाते इतनी आग लगा दें कि आग ही लग जाए। हो गया, शांत हो गया। आ जाओ आ जाओ। सो आपको इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कैसे निकाली जाती है? मैं क्या करता हूं, इन रास्तों की जो नाम दे देता हूं कि इस रास्ते का नाम E1 है, इस रास्ते का नाम E2 है और इस रास्ते का नाम E3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है कि आपने पहला रास्ता चुना एंड उस रास्ते में से ए हो गया, यानी कि मेरा पहला हाथ जो था, ये जो हाथ था पहले बॉक्स में गया एंड उसमें से ब्लैक बॉल आ गई, एंड उसमें से, यानी कि वो गिवन है, अब उसमें से ब्लैक बॉल आ गई। या फिर आपने दूसरा रास्ता चुना एंड उसमें से ब्लैक बॉल आ गई। अब आप रिलेट करेंगे, कुछ ऐसा ही पढ़ा था आपने टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। या फिर आपने तीसरा रास्ता चुना और उसमें से ब्लैक बॉल आ गई। तो दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। इसको एग्जांपल से थोड़ा और क्लियर करते हैं, ठीक है। तो याद क्या करना है, जब भी एक आउटकम है वो कुछ रास्तों से आ सकती है, तो उस आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? रास्ते की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय वहां से आउटकम आ जाए। ऐड कर दो सभी रास्तों के लिए तो आंसर आ जाएगा। लो भाई, एक क्वेश्चन देखो प्यार से, जरा प्यार से देखना, बिल्कुल गुस्से से नहीं देखना। मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे हल्का सा गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि मैं लाइव सेशन नहीं ले पा रहा, ये प्रीमियर है। बेटा गुस्सा ना करो, मैंने बताया था कि मैं अभी अपने होम टाउन से चंडीगढ़ आता हूं आपके लिए सेशन लेने, और फिर यहाँ पे आके सेशन लेता हूं। ऑफ कोर्स हालात देखते हुए मैं अपने घर पे भी स्टूडियो सेटअप कर रहा हूं,
बट उसमें टाइम लगता है। तो अब जब यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे कई बार स्टूडियो मिल जाता है, कई बार नहीं मिल पाता, क्लैश आ जाता है। सर्टेनली यहाँ भी तो टीचर्स हैं चंडीगढ़ ऑफिस में, तो सर्टेनली फिर जब थोड़ा क्लैश आता है तो फिर मैं अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट रिकॉर्डिंग करता हूँ ताकि वो अगले दिन टेलीकास्ट हो सके। तो आप सीख लो, बस उसी के लिए सब कर रहा हूँ। तो आप ये माइंड ना करो कि ये लाइव है या प्रीमियर है, ठीक है। देखो, सीखो, आगे बढ़ो, बस, ठीक है। सो 3 bags contain white and black ball as per following। अच्छा जी, ये मेरा पहला बैग है, इसमें 3 white है और 2 black है। ये दूसरा बॉक्स है, इसमें 4 white है, 2 black है। और ये तीसरा, इसमें 2 white है और 5 black है। Probability of selecting bag 1, 2 and 3 is this। अच्छा ठीक है भैया, मेरा हाथ इस बॉक्स में जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, इसमें जाएगा प्रोबेबिलिटी 0.3 है और इसमें जाएगा प्रोबेबिलिटी 0.5 है। A ball is drawn randomly, a ball is randomly selected, find the probability that ball is white। देख रहे हो, आपका जो आउटकम है वो 3 रास्तों से हो सकता है, तो आउटकम की प्रोबेबिलिटी आप आराम से लिख देंगे। तो सबसे पहले तो मैं सीधे आंसर लिख रहा हूं और फिर मैं नोटेशंस भी लिखूंगा। तो भैया मुझे चाहिए कौन सी बॉल? व्हाइट बॉल, जो कि यहां से यहां से यहां से आ सकती है। तो आंसर क्या होगा भैया? पहले रास्ते की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय उसमें से व्हाइट बॉल आ जाए, तो ये बन गया 3/5। अच्छा सर, प्लस दूसरे रास्ते की प्रोबेबिलिटी इनटू उसमें से व्हाइट आ जाए, भैया इसमें से व्हाइट आ जाए 4/6, प्लस तीसरे रास्ते की प्रोबेबिलिटी और उसमें से व्हाइट आ जाए। लो जी, दिस इज योर आंसर। डू यू एग्री? इट्स वेरी इजी टू राइट वंस यू अंडरस्टैंड टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ दिस वे। आपका जो आउटकम है वो कुछ रास्तों से आ सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? रास्ते की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय वहां से आउटकम आ जाए, इसको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर नाम देने हैं, देखो स्कूल में नाम भी देने पड़ेंगे, एंड बीइंग वेरी फ्रैंक जब हम बेस थ्योरम करेंगे तो हमें नाम देने पड़ेंगे सवाल को इजी समझने के लिए। तो यहीं से नाम देने शुरू कर दो। आपका जो आउटकम है उसको हमेशा ए कहना है, हमेशा। व्हाइट बॉल इज ड्रॉन। ये मैं बता रहा हूं कि नोटेशंस कैसे लिखनी है। लेट मी मेंशन, सिर्फ स्कूल के लिए नहीं, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बेस थ्योरम में सवाल ऐसे आएंगे जहां पे नोटेशन लिख लोगे तो सवाल समझना बहुत आसान हो जाएगा, वरना वो तंग करेगा। इसलिए नोटेशन लिखनी सीखो। सेम नोटेशन हमें बेस थ्योरम में काम आएंगी। सेम E1 जो रास्ता है उसको E1, E2, E3 कहेंगे। रास्ता पहला कौन सा है? पहला बॉक्स या बैग 1। बैग 1 इज सेलेक्टेड। ऐसे ही सेकंड रास्ता लिख लोगे आप और थर्ड रास्ता लिख लोगे आप। तो जो आउटकम है उसको ए कहना है, जो रास्ते हैं उनको E1, E2, E3 कहना है। बी वेरी केयरफुल, ऐसे ही कहना है और कुछ नहीं करना आपने। अब या तो फॉर्मूला लगा लो या आपको पहले से ही पता है आंसर क्या है, चक दे। चलो, टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ तो पूरा क्लियर हो गया, एक सवाल नहीं कर दिया। अब देखो, इन द अबव क्वेश्चन हैड प्रोबेबिलिटीज ऑफ बैग 1, 2 एंड 3 बीन नॉट गिवन। भैया यहां तो सवाल में बैग 1, बैग 2 और बैग 3 की प्रोबेबिलिटीज गिवन थी। अगर ना गिवन होती, यानी कि सवाल में ये लाइन ही ना होती, ये लाइन ही ना होती, सीधा सवाल ये होता 3 bags contain this ball, a ball is drawn randomly, find the probability that ball is white। भैया इसमें डरना नहीं है और उसकी प्रोबेबिलिटी छोड़नी नहीं है। बच्चे क्या गलती करते हैं, जब ये लाइन ना लिखी हो सीधे कहते हैं या तो व्हाइट यहां से आ जाएगी या फिर व्हाइट यहां से आ जाएगी और या फिर व्हाइट यहां से आ जाएगी, और ये आंसर होता है गलत। अरे रास्ते की प्रोबेबिलिटी लेनी है, ये भूलना नहीं, ये गलत है। सर पर दी नहीं हुई, अरे नहीं दी तो तीनों बैग हो गई इक्वली लाइकली, यस और नो, टेल मी इन द चैट। सो इसकी भी 1/3 है रास्ते की प्रोबेबिलिटी, इसकी भी 1/3 है और इसकी भी 1/3 है रास्ते की प्रोबेबिलिटी।
ऑल द बैग्स आर नाउ इक्वली लाइकली। राइट इन द चैट मेरा भाई अगर एग्री करते हो कि जब ये ना गिवन हो तो सवाल में पहला थॉट यही आता है कि यहां से बाइट आ जाए, यहां से आ जाए, यहां से आ जाए। रास्ते की प्रोबेबिलिटी जो कि 1/3 है, ये हम भूल ही जाते हैं कई बारी। मेरा भाई हाँ। सो दैट इज व्हाई आई हैव स्पेशली मेंशन्ड, अगर ना दी हो तो बी केयरफुल, वो इक्वली लाइकली है तो 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा। नाइस। लैब अब आगे चला जाए। देखो अगला, ये सवाल बिगिनिंग मैंने आपको एज अ हाईलाइट दिखाया था एंड अब मेरे को लगता है कि आपके लिए सवाल बहुत आसान बन चुका होना चाहिए। सीधे पहले सॉल्व करेंगे फिर नोटेशन भी लिख लेंगे। कहता कोई भी बंदा जो है, एक बंदा है, अ पर्सन, वो कार से जाएगा प्रोबेबिलिटी ये है, स्कूटर से जाएगा प्रोबेबिलिटी ये है, बस से जाएगा प्रोबेबिलिटी ये है और ट्रेन से जाएगा प्रोबेबिलिटी ये है। अगर वो कार से गया तो टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी ये है, अगर वो स्कूटर से गया तो प्रोबेबिलिटी ये है, अगर वो बस से गया तो टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी ये है और अगर वो ट्रेन से गया तो टाइम पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी ये है। कहता क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो टाइम पे पहुंच जाए? आपका आउटकम जो है टाइम पे पहुंचना, वो 4 रास्तों से हो सकता है, या तो कार के थ्रू, या स्कूटर के थ्रू, या बस के थ्रू, या ट्रेन के थ्रू। और जब भी मुझे पता मेरा आउटकम रास्तों से आता है तो आंसर क्या होता है? रास्ते की प्रोबेबिलिटी इनटू वहां से आउटकम आ जाए। मानते हो? पहला रास्ता है कि वो कार से जाए, कार से जाने पे टाइम पे पहुंच जाएगा, प्रोबेबिलिटी 7/9 है, प्लस दूसरे रास्ते की प्रोबेबिलिटी कि वो स्कूटर से गया एंड वहां से आउटकम आ जाए, यानी कि टाइम पे पहुंच जाए। सिमिलरली तीसरा रास्ता इनटू टाइम पे पहुंच जाए और चौथा और वहां से आउटकम आ जाए। मैं कल लिख दो चैट में, चक दे इफ यू एग्री कि मजा आ गया। सिर्फ ये देखना है कि आपका जो आउटकम है वो कुछ रास्तों से आ सकता है, तो आंसर क्या होगा? रास्ता इनटू वहां से आउटकम आ जाए। रास्ता नहीं भूलना, रास्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर उसको स्किप कर जाते हैं। ठीक है। और अगर उसने ये ना दिया होता, यहां से ये ना दिया होता, तो टेल मी इन द चैट अब आंसर क्या होता? अ पर्सन गोज टू ऑफिस आइदर बाय कार, स्कूटर, बस और ट्रेन। प्रोबेबिलिटी दैट ही रीचेस इन टाइम फ्रॉम कार इज दिस, स्कूटर इज दिस, बस इज दिस, ट्रेन इज दिस। अब आंसर क्या हो जाता? वेरी गुड, सही सोच रहे हो, बिल्कुल। अब भैया या तो वो कार से जाएगा और टाइम पे पहुंच जाएगा, या वो स्कूटर से जाएगा और टाइम पे पहुंच जाएगा, या फिर वो बस से जाएगा और टाइम पे पहुंच जाएगा, और या फिर वो ट्रेन से जाएगा और टाइम पे पहुंच जाएगा। अब ये 1/4 हो गया क्योंकि वो इक्वली लाइकली है। अगर उसने कुछ नहीं दिया तो उनको इक्वली लाइकली मानोगे, और 1/4 आगे नजारे। ओए मैं क्या चकते फटे। वेरी गुड। अब तुमको टीपीएल यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ तंग कर ही नहीं सकता। ठीक है, ये लास्ट सवाल है, इसको ओरली करेंगे फिर हम बेस थ्योरम शुरू करेंगे, क्योंकि अब मुझे गारंटी आ गई कि टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ तो आ गया। अगर वो आ गया तो बेस थ्योरम उसी का आगे एक्सटेंशन है। ये मैं कहता हूं कुछ भी नहीं है। ओ शिफ्टेड वाला है, देखो 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 आराम से देखो, ये अच्छा सवाल है। टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ का अच्छा सवाल है, ध्यान से देखो। बॉक्स 1 कंटेन 5 white and 2 black, and the second box contain 3 white and 4 black. अच्छा जी, अब ball is randomly drawn from box 1 and shifted to box 2. यहां से यहां पे एक बॉल शिफ्ट कर दी गई। अच्छा, after that a ball is drawn from box 2. Find the probability that it's black. देखो यहां से एक बॉल उठा के यहां शिफ्ट की गई, आपको नहीं पता कौन सी। उसके बाद यहां से एक बॉल निकाली गई और आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी कि वो ब्लैक हो। देखो आपका जो आउटकम है कि वो यहां से जो बॉल आई है वो ब्लैक हो, उससे पीछे 2 रास्ते पॉसिबल हैं। पहला रास्ता पॉसिबल कि जो बॉल शिफ्ट हुई थी
वो वाइट हुई थी, और दूसरा रास्ता की जो बॉल शिफ्ट हुई थी वो ब्लैक हुई थी। या सुनो, दो रास्ते पॉसिबल हैं। इसके बाद आपके पास ब्लैक बॉल आएगा, मानते हो? यहां से एक बॉल उठाया, यहां शिफ्ट किया, उसके बाद यहां से बॉल निकाली और कहा कि बताओ ब्लैक होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या है? तो मेरा जो पीछे का स्टेप है उसमें दो रास्ते पॉसिबल हैं, या तो व्हाइट शिफ्ट हुआ होगा या ब्लैक। अब सवाल हो गया खत्म। ले भाई आंसर लिख दो। रास्ते की प्रोबेबिलिटी, बेटा व्हाइट शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यहां से व्हाइट आ जाएगी 5/7। ये रही प्रोबेबिलिटी कि आपने जो बॉल उठा के शिफ्ट की है वो व्हाइट है, मल्टीप्लाइड बाय इस रास्ते के बाद आउटकम आ जाए। रास्ते की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय वहां से आउटकम आ जाए। अगर व्हाइट शिफ्ट होगी बेटा, अब व्हाइट कितनी हो गई यहां पे? 4। एक व्हाइट आ गई यहां पे, 4 व्हाइट 4 ब्लैक हो गई, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/8। अच्छा, और अगर दूसरे रास्ते की बात करें, यानी कि ब्लैक बॉल शिफ्ट हो जाए, भैया यहां से ब्लैक बॉल आई होगी इसमें, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/7। अब अगर ये रास्ता चल लिया है तो उस रास्ते में आउटकम की प्रोबेबिलिटी, भैया अगर ब्लैक शिफ्ट हुई तो यहां बन गए 3 व्हाइट एंड 5 ब्लैक। अब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 5/8। तो भैया ये रहा आपका जवाब जब आप ग्रीन रास्ते से चले थे, और ये रहा जब आप रेड रास्ते से चले गए। दोनों को ऐड करेंगे और आंसर आ जाएगा, राइट? सो आंसर आ गया, काम खत्म हो गया ना। तो ये ध्यान रखना है इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ में। अच्छा, नाम बता दो, हम नोटेशंस कैसे देंगे? कैपिटल ए क्या होगा? आउटकम क्या है? ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2। अच्छा, रास्ते क्या हैं? सर ये रहे रास्ते, तो E1 क्या होगा? व्हाइट बॉल इज शिफ्टेड, और E2 क्या होगा? ब्लैक बॉल इज शिफ्टेड। तो रास्तों को E1 E2 कह देंगे और आउटकम को A कह देंगे। ले भाई, ठीक है। अब चले आगे, ये तो आपने निपटा दिया। अब पकड़ते हैं बेस थ्योरम। भैया अगर आपको TPL आ गया तो बेस थ्योरम तो आपको आ ही गया, क्योंकि बेस थ्योरम में मैक्सिमम TPL ही होता है, बस आइडेंटिफिकेशन बेस थ्योरम वाली होती है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये बेस थ्योरम का सवाल है। देखो आराम से आइडेंटिफाई कराता हूं। एक सवाल पढ़ो, आराम से पढ़ो। जिस क्वेश्चन में आउटकम गिवन हो वो बेस थ्योरम का सवाल होता है। पूरे प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आप आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालते हो कि ये हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। बेस थ्योरम में क्या होता है, आपको आउटकम दे देते हैं। देखो, अ बॉल इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2 बॉक्सेस एंड इज फाउंड टू बी रेड। अबे देख रहे हो, आउटकम तो दे ही दिया, एंड इज फाउंड टू बी रेड। तो मूवमेंट यू सी आपको आउटकम दे दिया है, वो आपका बेस थ्योरम का सवाल है। फॉर्मूले पे बाद में आते हैं, पहले हम नोटेशन पे आएंगे। आउटकम को आप ए कहोगे, हमेशा याद रखना, हमेशा रेड बॉल इज ड्रॉन। अच्छा, और जो रास्ते होंगे उनको E1 E2 सो ऑन, जितने भी रास्ते हैं। अब यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे ही आपको आउटकम गिवन होगा आप समझ जाओगे बेस थ्योरम का सवाल है। और याद रखना, बेस थ्योरम में जो पूछा जाता है वो रास्ते की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है हमेशा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बॉक्स 1, हमेशा रास्ते की प्रोबेबिलिटी पूछी होगी। तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है वो E1 है आपका। बॉक्स 1 इज सेलेक्टेड, या बॉल केम फ्रॉम बॉक्स 1, वट। अब अगर E1 पता है तो E2 तो लिख ही लोगे। बाकी रास्ता कौन सा बचा कि दूसरा बॉक्स सेलेक्ट हुआ था। सर ये इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहे हो? क्योंकि बेटा आगे जाके रास्ते सोचने इतने आसान नहीं होंगे, ये तो इजी क्वेश्चन है, हो गया ठीक। तो इस तरह से ही नोटेशन देने हैं। अब हम सवाल अगले और देखेंगे, नोटेशंस लिखेंगे।
फिर बाद में फॉर्मूला लगाएंगे और धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि अगर आप इस तरह से लिख लोगे तो सवाल ईजी हो जाता है, वरना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। और एग्जाम्पल देखो जरा, दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें तो मैं कहता हूं ओरली कर दो, तुम फटाफट ओरली कर दो। There are 3 bags which are known to contain tha 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 tha. Probability of bag 1, 2, 3 being selected is tha tha tha. Okay. A ball is drawn at random and is found to be white. अरे आउटकम तो दे ही दिया। जैसे ही ये लाइन पढ़ी मैं आगे भी नहीं जाऊंगा, यहीं पे कह दूंगा बेस थ्योरम है। मुझे ये कॉन्फिडेंस चाहिए तुम में, यहीं पे कह देंगे कि बेस थ्योरम है। आउटकम दे दिया ना, खत्म होगी बात। तो ये रहा मेरा ए, आउटकम को हमेशा ए कह देना है। आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बैग 1। देखा मैंने कहा था ना, इसमें प्रोबेबिलिटी हमेशा रास्ते की पूछेंगे। तो ये रहा आपका E1, बैग 1 वॉज सेलेक्टेड या बॉल केम फ्रॉम बैग 1। अब E2 E3 तो लिख ही दोगे, बाकी जितने भी पॉसिबल रास्ते हैं आपको लिखने हैं। दूसरा पॉसिबल रास्ता क्या था ए के होने का, बैग 2 से आ जाती बॉल, और तीसरा पॉसिबल रास्ता क्या था, बैग 3 से आ जाती। तो ये रहा E2, ये रहा E3। नोटेशन देने आ गए सर जी, अच्छे से आ गए तो यार देखो सर, इसको देखो, सिर्फ नोटेशन दे रहे हैं, फिर फॉर्मूला लगाना सीखेंगे। There are 10 coins out of which 9 are normal and 1 is double-headed. अच्छा, a coin is chosen randomly and tossed 5 times. अच्छा, यहाँ पे कुछ कॉइन्स पड़े थे, कुछ डबल हेडेड थे यानी कि दोनों साइड हेड हेड, और कुछ नॉर्मल। मैंने बिना देखे कॉइन उठाया और 5 बार टॉस किया। ओके, इट शोड हेड्स ईच टाइम। मानते हो आउटकम दे दी, तो यहीं पे आप कह दोगे क्वेश्चन इज ऑफ बेस थ्योरम। यहीं पे बस, ये मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे ये कॉन्फिडेंस चाहिए आप में, क्योंकि आज के सेशन में अगर आपने ये भी सीख लिया, आपकी 99% बेस थ्योरम हो चुकी है। बस जैसे ही आउटकम देखा, भैया ये बेस थ्योरम है। अगर आउटकम दे दिया मतलब बेस थ्योरम है, और उस आउटकम को आप क्या कहोगे, हमेशा ए। अब रास्ते की बात करेंगे। भैया अगर बेस थ्योरम है तो जो प्रोबेबिलिटी पूछी होगी हमेशा रास्ते की पूछी होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज डबल हेडेड? ये रहा मेरा E1। अब देख रहे हो, मूवमेंट तुम्हें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी रास्ते की पूछी होती है और उसको E1 कहना है, और बाकी रास्ते खुद लिख लेने हैं, तो सवाल आसान हो गया। तुमको पता है तुम्हें E2 क्या कहना है। अगर E1 ये है कि डबल हेडेड आया था, तो E2 क्या आ जाएगा, नॉर्मल कॉइन वॉज सेलेक्टेड। मैं क्या आगे नजारे लिख दो चैट में, नॉर्मल कॉइन वॉज सेलेक्टेड। तो यहां पे ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले तो यहां पे डिसाइड कर लेना और उसको ए कह देना, फिर ये समझ लेना कि जो पूछा है वो रास्ता है, और फिर उसके जैसे बाकी रास्ते लिख लेना। यही बेस थ्योरम का मेन क्रक्स है। अगर ये आ गया तो बेस थ्योरम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ओए होए होए, क्या बात है। आगे चलो, ये लास्ट क्वेश्चन फिर हम सॉल्विंग करेंगे। पढ़ो, सबसे अच्छा सवाल आ गया अब ये बेस थ्योरम का। पहले तो मुझे ये बता दो, कहां जाके तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि यार ये ना बेस थ्योरम है, कहां जाके रियलाइज हो रहा है? Box 1 contain 5 by 2 black etc. Box 2 contain this okay 4 black. A ball is randomly drawn from box 1 अच्छा and is shifted to box 2। अच्छा, यहां से बॉल उठा के यहां पे डाल दी। Now a ball is drawn from box 2। अच्छा, यहां से बॉल उठा ली, आई शाबाश, वेरी गुड, and is found to be black। भैया आउटकम तो दे दी। अरे शुरू में क्या देखा था, टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ में इसी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे कि ब्लैक आ जाए। यस, तो जब आपका आउटकम डिफरेंट रास्तों से आ सकता है तो आउटकम की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाली जाती है, वो है टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ। और अगर सवाल में आउटकम दे दिया जाए और रास्ते की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, वो बेस थ्योरम होता है। तो भैया यहां से मुझे पता लग गया कि ये मेरा बेस थ्योरम का सवाल है, और ये मेरा ए है, और आगे मेरे E1 आ जाएगा। उसके बाद E2 E3 जो भी होंगे मैं खुद लिख लूंगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाइट बॉल वाज शिफ्टेड। व्हाइट बॉल वाज शिफ्टेड, ये मेरा E1 हो गया। तो बेटा E2 क्या है, अब ये मुझे खुद ही बता दो। विच बॉल सेकंड, ब्लैक।
या तो व्हाइट शिफ्ट होती या ब्लैक शिफ्ट होती। ब्लैक बॉल इज शिफ्टेड। तो ये रहा आपका दूसरा ऑप्शन। तो ये रहा E1, ये रहा E2। अब आगे आपने फॉर्मूला लगा देना है, राइट। और शाबाश। तो ये रहा बेस थ्योरम का फॉर्मूला। तो जरा इसको गो थ्रू करो और ये बी पॉइंट पढ़ो। इतनी देर में मैं एक मैटर सुलझा लूं जरा बेटा, कुछ स्टूडियो का फिर से इशू आ गया। 1 मिनट दो मेरे को जरा। चलो भाई, सो बेस थ्योरम जो है, फॉर्मूले की बात करें तो ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इसको याद करने का तरीका बताता हूं। जैसा कि मैंने कहा था, फॉर्मूला बेस थ्योरम की अगर बात करें तो आपको आउटकम गिवन होगा और प्रोबेबिलिटी किस चीज की पूछी होगी? रास्ते की प्रोबेबिलिटी पूछी होगी। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए। फॉर्मूला इसका इतना आसान होता है, याद करने का तरीका, सबसे पहले इसको उल्टा करके लिख दो, उल्टा करके। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले से। अगर आपने इतना याद कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं बचता, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसके जैसे जितने टर्म्स हैं सारे लिख देने हैं। जब मैं इसके जैसे कह रहा हूं, पहला तो ये खुद ही आ जाएगा, प्लस E2 वाला टर्म आ जाएगा, प्लस E3 वाला टर्म आ जाएगा। जितने भी होंगे वो सारे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। खत्म हो गया फॉर्मूला। सो इजी टू रिमेंबर, राइट। सो पहले इसको उल्टा कर दो, नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसके जैसे जितने भी टर्म्स हैं नीचे ऐड कर दो। बी केयरफुल, सबसे पहला टर्म तो नीचे ये खुद ही होगा और बाकी फिर E2 वाले E3 वाले जितने होंगे सारे आ जाएंगे। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया था, whenever the outcome of an experiment is given and probability of it being occurring through a particular path is asked, then Bayes theorem is used. आउटकम गिवन होगा जिसको कि आप ए कह देंगे, रास्ते की प्रोबेबिलिटी पूछी होगी जिसको कि आप E1 कह देंगे, और बाकी सारे रास्ते E1 E2 जो भी E2 E3 बचे लिख देंगे। सो सिंपल, नजारे आ गए। एक सवाल करते हैं, पहले बिल्कुल बेबी क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके पापा, फिर ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर से चलेंगे धीरे धीरे। पहले बेबी क्वेश्चन। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम 2 बॉक्सेस एंड इज फाउंड टू बी रेड। लो जी, सबसे पहली बात तो आउटकम दे दी, रेड बॉल इज ड्रॉन। देखो मैं बिल्कुल प्यार प्यार से कर रहा हूं, पेशेंस रखनी है, इसी के बाद फिर आगे इंप्रूव होते जाएंगे क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बॉक्स 1। तो जो पूछा वो रास्ता है, तो ये रहा मेरा पहला रास्ता, बॉक्स 1 सेलेक्टेड, या बॉल इज पिक्ड फ्रॉम बॉक्स 1। ओके, दूसरा रास्ता आपने खुद लिख देना देख के कि बाकी पॉसिबल रास्ते कौन से हैं। अब आती है बात फॉर्मूले की। भैया देखो, आउटकम गिवन होगा और E1 की प्रोबेबिलिटी पूछी होगी। फॉर्मूले में क्या करना है, सबसे पहले तो इसको उल्टा कर देना है और फिर नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, पहले तो ये खुद ही आएगा और उसके बाद ऐसी बाकी टर्म्स आ जाएंगी, E2 वाला टर्म आ जाएगा। और ऐसा करते ही बिलीव मी सवाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब चीजें बहुत आसान है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? बॉक्स 1 इज सेलेक्टेड। भैया बॉक्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी नहीं दी तो क्या होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी तो हमें देख चुके हो, क्या होगी, हाफ, इक्वली लाइकली। अच्छा, अगर आप बॉक्स 1 में बैठे हो, बॉक्स 1 सेलेक्ट हो गया है, उसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? अरे बॉक्स 1 से रेड बॉल तो बहुत आसान है, 6/10। नीचे पहला टर्म तो ये खुद ही आ जाएगा, प्लस दूसरा वाला टर्म, दूसरे बॉक्स की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है और उसमें रेड की प्रोबेबिलिटी 3/10 है। समझ रहे हो, बहुत इजी होता है, खटिया होता है। बेबी क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा थोड़ा आगे की ओर चलते हैं।
अगर मजा आ रहा है, समझ आ गया कि बेस थ्योरम तो बहुत इजी है, आइडेंटिफाई करना भी आसान है, फॉर्मूला भी आसान है, तो लाइक करते रहना और प्लीज दोस्तों से शेयर करो। अभी बच्चों को डिकोडेड सीरीज के बारे में ज्यादा पता नहीं है, बट इसमें मैं बहुत ऐसे टॉपिक जो बच्चों को तंग करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, उनको ईजी बना रहा हूं। तो प्लीज दोस्तों से शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और आप भी इसको अच्छे से समझो। कभी डाउट हो मुड़ के रेफर कर सकते हो, बट आई एम टेलिंग यू, कर समझ लिया मुड़ के रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये पूरा प्लेलिस्ट है, अकेला ये टॉपिक नहीं है। अब वेदांतु जेई पे चाहिए, वहां पे पूरा प्लेलिस्ट है मेरा डिकोडेड का, जहां पे 5-6 टॉपिक मैं डिकोड कर चुका हूं और अभी आगे करता जा रहा हूं। अगले हफ्ते भी करूंगा, उसके बाद भी करूंगा, जब तक आपके सारे दुख दर्द दूर नहीं हो जाते। तो जो जो टॉपिक आपको तंग करते हैं मैं डिकोड कर रहा हूं, तो प्लेलिस्ट चेक जरूर करना, शायद आपको जो टॉपिक तंग करता है वहां पे हो, और अगर नहीं है तो भैया सेशन के कमेंट में लिख दो, मैं रेगुलरली फॉलो कर रहा हूं कमेंट्स को, मैं वो टॉपिक आपके लिए डिकोड कर दूंगा, सिंप्लीफाई कर दूंगा। अब इस सवाल को हम ओरली करेंगे और फिर फटाफट अच्छे सवाल की ओर बढ़ेंगे। लो जी, बता दो अपने आप ही। सर जी सबसे पहली बात तो ना, जब ये देखा हमने अ बॉल इज ड्रॉन एंड इज फाउंड टू बी वाइट, पता लग गया सर ये तो मेरा बेस थ्योरम का सवाल है और ये मेरा ए है। मैं क्या बल्ले सर जी, सर इसने मुझे बता दिया कि ये बेस थ्योरम का सवाल है और ये मेरा आउटकम है ए। सर फिर हमें E1 E2 E3 लिखने होते हैं, तो वो तो पता है E1 क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो हमेशा E1 होगा। देखो मानते हो काम की बात है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो हमेशा E1 होगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बैग 1, तो ये रहा मेरा E1। बाकी जो रास्ते हैं भैया अब वो तो तुम सोच ही लोगे, अगर एक रास्ता है बैग 1 से आने का तो दूसरा क्या होगा, E2 क्या है बैग 2 से आया, E3 क्या है बैग 3 से आया। बस पिछले ही सवाल का थोड़ा सा बड़ा भाई, वहां पे 2 बैग थे, यहाँ पे 3 बैग डाल दिए, चकते फटे, राइट। देखो यहाँ पे हमें एक छोटा सा एरर भी मिल गया, हम ठीक करवा देंगे बाद में, E3 होना चाहिए था। ओके चलो आगे चले। अब ये थोड़ा अच्छा सवाल, अच्छा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, पर सर हम तो ये बिगिनिंग में हमने सवाल देखा था, पहले इसी सवाल को हमने समझ लिया था कि ये बेस थ्योरम का सवाल है। अब नेमिंग भी की थी वहां पे आपने अभी जस्ट 10 मिनट पहले, अभी दोबारा नेमिंग कर लेते हैं। देखो A coin is chosen randomly and tossed 5 times. It showed heads each time. ले भैया मेरा ए तो आ गया, shows head 5 times. जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो आपका रास्ता होगा, वो E1 ही होगा। What is the probability that coin is double headed? Okay, double headed coin is selected। और जो बाकी रास्ते पॉसिबल हैं वो आप खुद लिख लेंगे, यस और नो। इतना बदसूरत सिलेक्टेड मैंने जिंदगी में नहीं देखा। या माना मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही, पर इतनी बुरी भी नहीं आनी चाहिए, इतना बुरा भी नहीं लिखते हम, पता नहीं, थोड़ा इजाजत दो तो दोबारा लिखूं इसको। पता नहीं मैं जब भावनाओं में बह जाता हूं मेरी राइटिंग बदसूरत हो जाती है। जब हम पेड सेशन लेते हैं तो वहां पे हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारी राइटिंग बहुत खूबसूरत आती है, या बड़ी स्क्रीन पे राइटिंग बड़ी ही बदसूरत आती है। क्यों ऐसा? थोड़ा सा फायदा हुआ ना, थोड़ा बेटर हो गया। चलो E2 नॉर्मल कॉइन इज सेलेक्टेड, तो भैया अब तो बचा ही कुछ नहीं है, लगा दो फॉर्मूला। पूछा गया है आउटकम हमेशा गिवन होगा और E1 की प्रोबेबिलिटी पूछी होगी। आपने लगा दिया फॉर्मूला, पहले इसको उल्टा कर दिया, फिर नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। पहला तो टर्म नीचे यही आ जाएगा और दूसरा E2 वाला आ जाएगा, और मैं क्या सवाल हो जाएगा खत्म। देख रहे हो कितना पप्पी सवाल होता है बेस थ्योरम का, और तुम ऐसे डरते रहे। लिख लेते हैं सॉल्यूशन भी पूरा। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, भैया डबल हेडेड कॉइन इज सिलेक्टेड। टोटल 10 कॉइन्स थे, उनमें से 9 जो है वो नॉर्मल है और 1 जो है वो डबल हेडेड है।
तो डबल हेडेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/10। फेवरेबल एक ही है, टोटल 10 है। अगर आपने डबल हेडेड क्वाइन को टॉस किया है, 5 बार हेड सन की प्रोबेबिलिटी क्या है 1। अरे वो है ही डबल हेडेड, तो हर बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगी। नीचे पहला टर्म तो यही आएगा, और दूसरे टर्म के लिए भैया E2 नॉर्मल क्वाइन सेलेक्ट हो जाए। भैया टोटल 10 थे, 9 मेरे फेवरेबल हैं, तो 9/10। अब नॉर्मल क्वाइन को टॉस किया, 5 बार हेड्स आ जाए, प्रोबेबिलिटी क्या है। प्लीज गलती से भी हाफ मत लिख देना, गलती से भी मत लिखना। अगर ऐसी गलतियां हो रही हैं, प्रोबेबिलिटी का 1 शॉट मैं कर चुका हूं, लगा लो, ऐसी सारी गलतियां हट जाएंगी। ठीक है बेटा, 5 बार टॉस किया है, तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, हाफ रेज टू पावर 5। दिस इज योर आंसर। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी में अगर आपको लगता है कि आपको चीजें आती हैं बट गलतियां हो जाती, या फिर आपको लगता है कि यार ये मैंने ऐसे किया था, इसमें गलती क्या थी, सॉल्यूशन देख के अच्छा हाँ यार ये भी ठीक था, पर मैंने ये गलत क्यों सोच लिया, मुझसे गलत क्यों हो जाता है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी में आती है, भैया उसके 1 शॉट कर चुका हूं, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है 1 शॉट की, इन 2 टॉपिक्स को देख लो, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे दोनों चैप्टर्स के। लो जी, अब आ जाओ अच्छे सवाल पे। ये भी आपने पहले कर लिया था, पता है, इसकी नेमिंग तो हमने शुरुआत में कर ही ली थी। कितना फायदा हो रहा है पहले नेमिंग करने का ना। जैसे ही मैंने पढ़ा एंड इज फाउंड टू बी ब्लैक, भैया मुझे मेरा ए मिल गया। ब्लैक बॉल इज ड्रॉन, ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम जो भी बॉक्स था, बॉक्स 2। अब आएगी बात रास्तों की। भैया इसके याद है, हमने अभी शुरुआत में ही रास्ते लिखे थे, शुरुआत तो नहीं, 15 मिनट पहले रास्ते लिखे थे। अब बॉल इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1 एंड शिफ्टेड टू बॉक्स 2। वैसे तो आपको कभी कंफ्यूजन आएगा नहीं, पर अगर थोड़ा सा आ भी गया तो बेस थ्योरम खुद ही आपकी हेल्प कर देती है आपको रास्ता बताने के लिए, क्योंकि जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी होती है वो इवन होता है, तो एक रास्ता तो वो खुद ही बताता है, क्योंकि उसी की वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो इवन है आपका। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हाइट बॉल वाज शिफ्टेड फ्रॉम बॉक्स 1 टू बॉक्स 2। व्हाइट बॉल इज शिफ्टेड फ्रॉम बॉक्स 1 टू बॉक्स 2। आप शिफ्टेड लिख लो या लिख लो कि इज सिलेक्टेड फ्रॉम बॉक्स 1, एक ही बात है। शिफ्टेड फ्रॉम बॉक्स 1 टू बॉक्स 2। अब E2 क्या सोचना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। अगर एक रास्ता मुझे पता लग गया, बाकी तो मैं सोच ही लूंगा, या तो व्हाइट बॉल शिफ्ट हुई होगी या ब्लैक बॉल। सो ब्लैक बॉल इज शिफ्टेड फ्रॉम बॉक्स 1 टू बॉक्स 2। ओ सर जी नजारा आ गया, मैं कहा मानते हो नजारा आ गया। अब तो सर लग रहा है फॉर्मूला लिखे भी नहीं, सीधे आंसर ही लिख दें, सीधे आंसर लिखें। चलो, हमेशा आउटकम गिवन होती है और E1 की प्रोबेबिलिटी पूछी होती है। फॉर्मूला क्या होता है अब देखते जाओ। सर पहले तो इसको उल्टा कर देते हैं। अच्छा, E1 में ए की प्रोबेबिलिटी, E1 में यानी कि अगर व्हाइट बॉल शिफ्ट की थी, तो मैं यहां डाटा लिख देता हूं। मेरा पहला बॉक्स जो है उसमें 5 व्हाइट 2 ब्लैक है, और जो दूसरा बॉक्स है उसमें 3 व्हाइट और 4 ब्लैक है। तो देखो भाई, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। मुझे पता है ऐसा डर लगता है कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो जाए, हालांकि तुम शुरू से बैठे हो तो कोई कंफ्यूजन हो नहीं सकता, बट चलो फिर भी इंसान है हम सारे, मैंगो पीपल, तो कंफ्यूजन होने में टाइम ही कितना लगेगा। फॉर्मूला लिख देते हैं, अब वैल्यूज डालते हैं। तो पहले तो P ऑफ E1 यानी कि व्हाइट बॉल इज शिफ्टेड फ्रॉम बॉक्स 1 टू बॉक्स 2। भैया यहां से यहां पे व्हाइट बॉल जाए, तो यहां पे व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/7 इनटू, अगर व्हाइट बॉल चली गई है तो अब ए की प्रोबेबिलिटी बताओ। भैया एक व्हाइट बॉल चली गई यहां पे,
यहां कितने वाइट हो गए, 4 हो गए, 4 वाइट 4 ब्लैक। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी अब यहां से, 4/8। देख रहे हो शुरुआत में किया था ये सेम चीज, अब कितनी काम आ रही है, फिर से रिपीट हो रही है। E2 ये देख लो नीचे मैंने साथ के साथ ही सेम लिख दिया क्योंकि ये पूरी टर्म नीचे ऐसा चाहेगी, प्लस E2 वाला आएगा। E2 की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल इज शिफ्टेड फ्रॉम बॉक्स 1 टू बॉक्स 2। भैया यहां से ब्लैक बॉल आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7। अगर ब्लैक बॉल चली गई तो अब यहां से ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी देखो, ब्लैक बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 2। अच्छा ब्लैक चली गई तो यहां पे आ गए 5 ब्लैक, व्हाइट है 3, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी यहां से कितनी आ गई, 5/8। और मैं क्या चकते फटे। एक बार चैट में लिख दो, सर जी आज के बाद बेस थ्योरम कभी तंग नहीं करेगी, बेस थ्योरम कैन नॉट ट्रबल अस। लिख दो सारे चैंपियंस, चैट में भी लिख दो, कमेंट में भी लिख के जाना, वी आर चैंपियंस, बेस थ्योरम कभी तंग नहीं करेगी। पता लग गया कहां से आइडेंटिफाई होता है, उसको क्या कहते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी होती है, वो रास्ता होता है, सब पता लग गया सर जी। मैं क्या कैंट नजारे आ गए। सो बेटा ये रहा हमारा अगला डिकोडेड का शेड्यूल। नेक्स्ट वीक काफी बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज के बारे में बोला था कमेंट्स में। वैसे बच्चों ने बोला तो रेंज था, बट रेंज को एक सेशन में समेटना, वो भी एक 50 मिनट टाइप सेशन में निपेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। निपेटना क्या होता है भाई, समेटना, सॉरी। सो आई विल बी डूइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज फर्स्ट, ओके, एंड इफ रिक्वायर्ड रेस्ट ऑफ रेंज फिर मैं अलग से करूंगा। बट यस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेंज ऐसा एक टॉपिक है जो बच्चों को तंग करता है, और इसको मैं इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा तुम्हें लगेगा शिट इतना आसान था, आज की बात कभी डाउट नहीं आएगा। सो ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो मैं करवाऊंगा। और पीएनसी में बच्चों ने बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, कुछ ने पर्टिकुलरली बैगर्स मेथड की बात की, कुछ ने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, तो मैं पहले आपके लिए बैगर्स मेथड लेके आ रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। तो अगले हफ्ते में ये 2 टॉपिक डी कोड आपके लिए कर दिए जाएंगे, ठीक है। एंड यस बेटा, तुमको पता है ना रैंक पे रैंक आ रहे हैं, भर भर के आए हैं इस बार, राइट। और अगर आप भी ऐसे आगे बढ़ना चाहते हो तो 2 चीजों में से एक चीज कर सकते हो, रादर 3 चीजों में से एक चीज कर सकते हो। पहला स्टेप, या तो आप क्रैश कोर्स में जा सकते हो और अपने मेंस में अच्छा स्कोर पक्के से गारंटी कर सकते हो, जो कि क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, राइट, जिसमें कि आपको सब कुछ अच्छे से कराया जाएगा जो जो जेई में आता है। आप डाउट्स दिन रात पूछ सकते हैं, दिन रात तो नहीं, सुबह से रात तक पूछ सकते हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स पार्ट टेस्ट होंगे, फुल टेस्ट होंगे, पूरा चलेगा। ये 90 सेशंस का है पूरा सिलेबस। तो या तो आप जेई मेंस के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो अच्छे से, जिसमें कि आपको डिस्काउंट मिल रहा है, राइट। 7500 की कॉस्ट पड़ेगी, जो कि एक्चुअल 10,000 का है। ये रहा कोड AVKCC। अगर मैं तो देखो क्या कहता हूं, तुम जो भी कोर्स लो कोड जरूर लगाओ और अपने फेवरेट टीचर का लगा दो। अगर वो फेवरेट टीचर हम हैं तो हमारा कोड लगाओ, वरना जो आपका फेवरेट टीचर है उसका लगाओ। डिस्काउंट मिल रहा है तो ले लो यार। सर ये क्या लिखा हुआ है बेटा, ये सिर्फ 3 दिन के लिए डिस्काउंट बढ़ाया गया है। पहले ये डिस्काउंटेड प्राइस 8000 थी, 3 दिनों के लिए 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप 500 की एक छोटी सी पार्टी मनाना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा दोस्तों नहीं, आजकल कोरोना चल रहा है, बट हाँ 1-2 जो आपके बहुत करीब हैं, तो आप ये कोड लगाइए, 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। खाइए पिए ऐश करिए, मजे करिए। भैया टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, जितने भी मेरे सेशन होते हैं असाइनमेंट आपकी डिस्क्रिप्शन में मिलता है, उसके सोल्यूशन साथ के साथ यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं। यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन पे भी होते हैं, पर कुछ टाइम के बाद होते हैं। तो साथ के साथ चाहिए तो यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे सारे के सारे। तो मैं यहाँ पे जो जो करने वाला होता हूँ अपडेट्स डालता रहता हूँ, ठीक है। एंड जैसा कि मैं कहता हूँ, प्लीज शेयर करो। अब तो मैं ये या ये भी नहीं कहूँगा, राइट। अब मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ भैया, मैंने कहा था मेरे दिल पे लग चुकी है। जिसने मेरे 2 सेशन नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लो, जो मैंने आज बिगिनिंग में रेफर किया था 12th वाला सेशन, सेम मैंने 11th का भी किया था, जहाँ मैंने बताया था कि अगले समय क्या करना है और मैं कैसे करवाऊंगा। तो प्लीज़ शेयर करो सेशंस को, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक वो बात पहुँच जाए, वो भी इसका पार्ट बने और फ़ायदा ले और वो सीखें, राइट।
मैं दिल से चाहता हूँ कि यार मैक्सिमम बच्चों को वो चीज़ सिखा पाऊँ। तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर करो ताकि वो भी सीखें, आप लोगों की हेल्प करो सीखने में, ठीक है। जैसा कि मैं कहता हूँ, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग एंड कीप हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो टू लर्न एंड एंजॉय, क्योंकि आप दूसरों की हेल्प करोगे तो आप खुद पक्के से सीखोगे भी और आपको मज़ा भी आएगा, ठीक। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। एंड जाने से पहले आई एग्री, मुझे 2-3 सेशन आपके लिए प्रीमियर करने पड़ते हैं, मैं लाइव नहीं ले पाता बेटा। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो मैंने बताया था, मैं अप डाउन करता हूँ, अपने होम टाउन से चंडीगढ़ आता हूँ और यहाँ पे सेशंस लेता हूँ, तो कई बार स्टूडियो अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती, और कई बार मेरा पूरा दिन इतना पैक रहता है कि मेरे पास लाइव ट्रेन का स्लॉट ही नहीं होता। अब लेट नाइट तो तुमको बुलाऊंगा नहीं कि 11 बजे आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, राइट। तो इस करके फिर मुझे कई बार रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। बट येस, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। आपकी मैं चैट भी पढ़ता हूँ, जो बच्चे रेगुलर है वो जानते हैं कि मैं नॉर्मली जब प्रीमियर करता हूँ तो कोशिश करता हूँ चैट में आपके साथ जुड़ जाऊँ। अगर मैं उस टाइम पे थोड़ा भी टाइम मुझे मिलता है तो मैं चैट में आ जाता हूँ और बच्चों की क्वेरीज लेता हूँ। अदरवाइज कमेंट्स में आपकी जो जो ज़रूरतें आप लिख सकते हैं, मैं पूरा फॉलो करता हूँ, मैं रिस्पॉन्स भी करता हूँ। अगर आप बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं तो आपको पता होगा, आप चैट में लिख देना कि हाँ सर रिस्पॉन्स भी करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक सेशन के 1-2 दिन तक उनकी चैट्स को कमेंट्स को पढूं और रिस्पॉन्ड करूं। और कई बार मैं हफ्ते बाद भी पीछे जाता हूं और देखता हूं कि किसी बच्चे ने कोई नई ज़रूरत ना लिखी हो। तो प्लीज़ आप कनेक्टेड फील करो मेरे साथ, टेंशन मत लो। कई बार प्रीमियर करना पड़ता है क्योंकि मैक्सिमम कॉन्स्टेंट्स कई बार आ जाते हैं जहाँ पे आप सॉर्ट आउट ही नहीं कर पाते, ठीक है। बट यस, जैसा कि मैंने कहा था, एंड तक मैं आपको सब देने वाला हूँ। अगर मैं नई चीज़ें शुरू करूँगा तो पिछले को हटाऊँगा नहीं, जब तक उसका काम खत्म नहीं होगा वो चलता ही रहेगा। तो जब सेशंस बढ़ जाते हैं बहुत सारे, तो स्लॉट्स कम पड़ जाते हैं उनको हाईलाइट करने के लिए, आई मीन लाइव करने के लिए। तो इस करके कई बार कुछ रिकॉर्डिंग्स करनी पड़ जाती हैं। तो आप सीखो, आप बस सीखो मुझसे, बस वो ज़रूरी है। मैं लाइव आ रहा हूँ, वेरी गुड, कभी प्रीमियर होता है तो भी आप सीखो। अगर आपने आज का सेशन शुरू से एंड तक लगाया तो मानते हो सीखा तो है, बेस थ्योरम कभी तंग नहीं करेगा। तो सीखने में विश्वास रखो।